Hello friends, again welcome to Fun Study. My name is Agrawal and we will study here the BSc first year physics. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टीचर या प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं भी बीएससी फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ और मेरा मोटिव सिर्फ उन बच्चों की हेल्प करना है जो बच्चे ट्यूशन या कोचिंग जाना अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ पहले खुद उस चीज़ को समझने का, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हो सकता है मेरी वीडियोज़ में कुछ मिस्टेक्स हों, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिए। बस इतना ही। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो आज हम समझेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के तीनों लॉज की डेफिनेशन और फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केपलर्स प्रोपाउंडेड द फर्स्ट फॉलोइंग थ्री लॉज फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। केपलर ने मोशन ऑफ प्लैनेट्स की मोशंस को समझाने के लिए तीन लॉज दिए हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकी। पहला लॉ ये है कि कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड मूव करता है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि ये जो आप देख पा रहे हैं एक ओवल ऑर्बिट में या एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एलोंगेटेड या फिर ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करता है, जिसमें कि सन उस ऑर्बिट का वन ऑफ इट्स फोकी की तरह रोल करता है। आपने एलिप्स में फ्रेंड्स पहले भी पढ़ा होगा मैथ में 12th क्लास में कि एलिप्स में दो फोकी होती हैं। एक एलिप्स में एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक राइट में एंड एक लेफ्ट में। तो इसी तरह सन भी एक फोकी की तरह वर्क करता है अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ के अनुसार ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे चारों ओर, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं वो अर्थ भी, सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, जिसमें कि सन उन एलिप्टिकल ऑर्बिट का एक फोकी होता है। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट फ्रॉम द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो सन से प्लैनेट्स तक अगर हम इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट से या फिर प्लैनेट से सन की ओर एक लाइन ज्वाइन करें तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में दो लाइन हम ज्वाइन करेंगे और उन लाइन से जो हमें एरिया मिलेगा वो सिमिलर टाइम्स के लिए इक्वल होगा। यदि हम देखें, इस डायग्राम से समझने का प्रयास करें, तो यदि प्लैनेट इस F पोजीशन पर है और t सेकेंड बाद यदि E पोजीशन पर पहुंच जाता है, तो ये जो एरिया हमें मिलेगा यहाँ पर, अगर t सेकेंड में वही प्लैनेट D से C पोजीशन पर आता है, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग करने के बाद हमें जो एरिया मिलेगा, ये दोनों एरिया सिमिलर होंगे। यही हमारा सेकेंड लॉ हमें कहता है। थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस ऑफ एलिप्स। यानी कि किसी भी प्लैनेट के रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वह डिपेंड करता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस ऑफ एलिप्स की एक सेमी मेजर एक्सेस पर। अब फ्रेंड्स, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेमी मेजर एक्सेस क्या होती है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर एक एलिप्स, और ये इस एलिप्स का सेंटर है। तो यदि हम ये लाइन ज्वाइन करें और ये लाइन, ये दोनों सेंटर पर ही हैं, तो ये जो हमारी एक्सिस है मेजर, इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट से मतलब सेंटर से सरफेस तक की ये डिस्टेंस और सेंटर से सरफेस तक की ये डिस्टेंस, ये दोनों हमारी सेमी मेजर एक्सिस कहलाती हैं, और ये दोनों डिस्टेंस हमारी सेमी माइनर एक्सिस कहलाती हैं एलिप्स को। सिमिलरली थर्ड लॉ, यही था थर्ड लॉ हमारा। तो हाँ, जो सेमी मेजर एक्सिस है उसको हम ए से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, और यदि टी उस प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, टाइम पीरियड है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं फ्रेंड्स, थर्ड लॉ को, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये हमारा केपलर्स का थर्ड लॉ है। तो हम केपलर्स के फर्स्ट लॉ के डेरिवेशन को समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमने एक एलिप्टिकल ऑर्बिट या एक एलिप्स कंसीडर कर लिया है, और ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट्स को हमने सन मान लिया है।
तो ये जो डिस्टेंस है हमने इसको आर वेक्टर कंसीडर कर लिया है, ये दोनों हमने पॉइंट लिए हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को डी आर वेक्टर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को हमने आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर कंसीडर कर लिया है फ्रेंड्स। और यही यहाँ पर लैंग्वेज में लिख लिया है, कंसीडर अ प्लेनेट ऑफ मास m मूविंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन ऑफ मास m, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लेनेट एट a ड्यू टू द सन इज। हमने एक प्लेनेट कंसीडर किया, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, उस प्लेनेट का मास हमने कंसीडर किया m है, स्मॉल m, मूविंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन, जो कि सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है, जिसमें हमने सन का मास कंसीडर कर लिया है कैपिटल M। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लेनेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा प्लेनेट पर पॉइंट ए पर, ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने ए कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी पॉइंट है। तो ये जो ए पर हमारा फोर्स लगने वाला है वो हमने कंसीडर कर लिया वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, दिस फोर्स इज रेडियल एंड सेंट्रल। जहाँ पे ये जो आर है वो डिस्टेंस है प्लेनेट की सन से, एंड दिस फोर्स इज रेडियल, और ये फोर्स हमारा रेडियल फोर्स है एंड सेंट्रल फोर्स, और एक सेंट्रल फोर्स भी है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, लेकिन न्यूटन्स लॉ से हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये जो हमारा एक्सीलरेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये हमने एक्सीलरेशन जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने एक्सीलरेशन पढ़ा था, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये उसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है। अगर आप चाहें तो एक्सीलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी समझ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। वेक्टर एफ इक्वल टू एम, ब्रैकेट में एक्सीलरेशन लिखा हुआ है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आर कैप। इसको हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया फ्रेंड्स। अब दोनों इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे वेक्टर एफ को, तो दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर आर कैप, ये हमें इक्वेशन मिल जाती है। अब फ्रेंड्स आर कैप से यहाँ पर दोनों जगह हमें आर कैप कॉमन दिखाई दे रहा है और दोनों टर्म्स में हमें स्मॉल एम भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। डी थीटा बाई डी टी को फ्रेंड्स हम ओमेगा बोल सकते हैं, जो कि एंगुलर वेलोसिटी होता है। देन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन स्क्वायर। अब इक्वेशन में हमने जो डी थीटा बाई डी टी है उसका वैल्यू हमने ओमेगा रख दिया, तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से शो होने लगी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ एबव इक्वेशन बाय आर क्यूब। अब इस इक्वेशन में हमने दोनों साइड्स आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ गई। आर क्यूब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर, लेट एच इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर। आर क्यूब, तो हमने यहाँ पे एक एज्यूम किया कि h इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर है, तो आर क्यूब डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम आर, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। जब हमने यहाँ पर आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर रख दी है, तो यहाँ पर दोनों का आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एच स्क्वायर आ गया फ्रेंड्स। अब हमने कंसीडर किया लेट आर इक्वल टू 1 अपॉन यू एंड ओमेगा इक्वल टू एच अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू इसी वैल्यू से आ गई, एच की वैल्यू, एच को हमने ओमेगा इंटू आर स्क्वायर माना था, तो ओमेगा की वैल्यू इसी से एच अपॉन आर स्क्वायर होगी। सिमिलरली आर को हमने 1 अपॉन यू माना, तो ओमेगा इक्वल टू एच 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एच यू स्क्वायर हो जाएगा। तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू एच यू स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू फाइंड की, तो डी थीटा बाई डी टी हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि भाई ओमेगा होता है इक्वल में, तो इसलिए इक्वल एच यू स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली डी आर बाई डी टी, आर को हमने 1 अपॉन यू कंसीडर किया है, तो डी वाई बाई डी टी और 1 अपॉन यू, तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी, हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी थीटा बाई डी टी, यहाँ पर डी थीटा का हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है फ्रेंड्स। तो डी थीटा बाई डी टी है उसको हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से। ये जो हमने डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एच स्क्वायर रखा था, तो यहाँ पर एच स्क्वायर पुट कर दिया, तो एच यू स्क्वायर पुट करने के बाद यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये इक्वेशन डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस एच अपॉन डी यू बाई डी थीटा हो गया फ्रेंड्स, इस तरीके से।
अब यदि हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर बाई आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एच डी बाई डी थीटा ऑफ डी, फिर से हमने डी थीटा और डी थीटा का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से शो होने लगी फ्रेंड्स। डी थीटा बाई डी टी की अगेन हमने वैल्यू पुट की तो एच यू स्क्वायर, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये हमारी डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू हम मिल चुकी है फ्रेंड्स हमें। तो अब जो हमने वैल्यू निकाली है आर की वैल्यू हमने 1 अपॉन यू एज्यूम की थी, और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। इसको हम सब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड क्या थी, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। यहाँ पे आर क्यू की वैल्यू 1 अपॉन यू रखेंगे और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ पर हमें शो हो रही है वो हम पुट कर देंगे। ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से शो होने लगेगी फ्रेंड्स, 1 अपॉन यू क्यूब माइनस एच स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन यू। तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन यू, अब यदि हम यू क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यू स्क्वायर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और नीचे केवल यू बचेगा, तो माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन यू। अब इन दोनों टर्म से हम एच स्क्वायर अपॉन यू कॉमन लेंगे, तो इस टर्म में हमें अपॉन में यू नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर जब हम यू कॉमन लेंगे और तो बाहर इसमें डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ पे हमें u मिल जाएगा फ्रेंड्स। एच स्क्वायर था तो एच स्क्वायर बाहर आ गया और u नहीं था इसलिए u यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। मीन्स इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 1 अपॉन यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर माइनस एच स्क्वायर बचेगा। तो इसी तरीके से माइनस जी एम अपॉन यू, तो अब इन दोनों टर्म्स में हमें एल एच एस और आर एच एस में u कॉमन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो u कैंसिल हो जाएगा और एच स्क्वायर को हम इस तरफ भेज देंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन में हम u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर लिखेंगे तो इक्वल टू यू होगा, क्योंकि जी एम अपॉन एच स्क्वायर यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन जब हम डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर से करेंगे तो 0 आएगा, तो केवल डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर ही बस बचेगा। तो यदि हम माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर लिख भी दें तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वेशन अनचेंज रहेगी। डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, क्योंकि जी एम अपॉन एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 आएगी वैल्यू। लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, अब जो इसको हमने इक्वेशन 4 दे दिया और इसका सॉल्यूशन हमने कंसीडर कर लिया, यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा है। ये भी हमने एज्यूम किया है, ये भी हमने लेट किया है, तो यू इक्वल टू जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो u इक्वल टू जी एम अपॉन एच स्क्वायर, अब हमने इस जो पीछे जो इक्वेशन हमें मिली थी उससे हमने जी एम अपॉन एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इस जो ए कॉस थीटा में जी एम अपॉन एच स्क्वायर तो था नहीं, तो जो एच स्क्वायर होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी एम को हम डेनोमिनेटर में लिख सकते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इन दोनों टर्म्स को जी एम अपॉन एच स्क्वायर को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यू एच स्क्वायर अपॉन जी एम हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस ए एच स्क्वायर अपॉन जी एम कॉस थीटा। तो एच स्क्वायर यू की वैल्यू हम जानते हैं 1 अपॉन आर की वैल्यू 1 अपॉन थी, तो यू की वैल्यू 1 अपॉन आर होगी जो हमने लेट की थी वहाँ पर, तो अपॉन में हम आर लिख सकते हैं एच स्क्वायर जी एम अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ए एच स्क्वायर अपॉन जी एम कॉस थीटा। अब अगर इस इक्वेशन को अगर हम गौर करें फ्रेंड्स तो ये एक इक्वेशन एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है, जहाँ पे एल इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन जी एम। इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन फ्रेंड्स हमने पहले 12th में पढ़ी होगी या 11th में भी कई बच्चों ने पढ़ी होगी। जो हमारी इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन होती है वो एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, जहाँ पे एल हमारा लेटस रेक्टम होता है और ई हमारी एसेंट्रिसिटी। तो ये इक्वेशन हमें बिल्कुल उसी की तरह शो होने लगी है फ्रेंड्स। तो इस इक्वेशन में हम एल इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन जी एम लिख सकते हैं, जहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन जी एम हमें लेटस रेक्टम मिला है और जो एसेंट्रिसिटी है वो ई इक्वल टू एच स्क्वायर ए अपॉन जी एम है मिली हुई है। तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे एल लिखना था, एल लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसको सुधार लीजिए। एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वेशन 5th कंसीडर कर। तो द एबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जो एबव इक्वेशन है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है। वी हैव टू प्रूव दैट इट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन इलिप्स की है। तो हमने इसकी भी कंडीशन पढ़ी थी पहले 12th में पढ़ी होगी आपने, दैट इज लेस देन 1
जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो 1 से लेस देन होनी चाहिए। तो द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज और एलिप्टिकल, तो जो ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट की जो ऑर्बिट होगी वो एलिप्टिकल होगी अगर ई इज लेस देन 1 आ जाए। तो सिंस द एनर्जी ऑफ प्लेनेट इज नेगेटिव, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लेनेट की एनर्जी है वो नेगेटिव है, तो जो टोटल एनर्जी होगी, यदि हम एसेंट्रिसिटी को एनर्जी के फॉर्म में लें तो ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला हम माइनस जी एम अपॉन आर, ये भी हम पहले से जानते हैं। इसको हम इक्वेशन 6 डाल देते हैं। सिंस एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, अब हम मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए यदि वैल्यू फाइंड करें आर मैक्स, और मिनिमम डिस्टेंस के लिए वैल्यू फाइंड करें आर मिनिमम, जहाँ पे आर हमारी सन से प्लेनेट तक की डिस्टेंस है उस एलिप्टिकल ऑर्बिट में। द वेलोसिटी वी वेक्टर इज द परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, हम जानते हैं जो वेलोसिटी वी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है पोजीशन आर वेक्टर पर, अतः देयरफॉर उस पॉइंट पर वी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी होगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। एंगुलर वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी का रिलेशन आर ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमने एच अपॉन आर स्क्वायर फाइंड की थी फ्रेंड्स, जब हमने कंसीडर किया था एच इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा पीछे, अभी जब कंसीडर किया था एच इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू एच अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एच अपॉन आर बचेगा, तो ई इक्वल टू हाफ एच अपॉन आर मैक्सिमम स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारी 6th है, यहाँ पे हमने वी और वी की वैल्यू पुट कर दी है, वी की वैल्यू जहाँ पे एच अपॉन आर मिली है हमें, तो हमने इसको इस तरीके से, और मैक्सिमम के लिए, जब मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आर मैक्सिमम लिखेंगे, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखने लगी। और अगर मिनिमम के लिए लिखें तो वही इक्वेशन हाफ आर मैक्सिमम की जगह आर मिनिमम लिख देंगे, और वही इक्वेशन हमारी मिनिमम के लिए आ जाएगी, जिसको हमने इक्वेशन 7th डाल दी है फ्रेंड्स। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, हम इक्वेशन कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन से जानते हैं एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये फिर से इक्वेशन हमने कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन को मेंशन किया है यहाँ पे। तो वी हैव एट आर इक्वल टू आर मैक्सिमम, हमारे पास आर इक्वल टू आर मैक्सिमम के लिए थीटा इक्वल टू पाई है, यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, और आर मिनिमम के लिए जो हमारी डिस्टेंस मिनिमम हो तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो एल अपॉन आर मैक्सिमम इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस पाई, ई कॉस पाई की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस 1 होती है, तो 1 माइनस ई, एल अपॉन आर मैक्सिमम की वैल्यू 1 माइनस ई आएगी। सिमिलरली एल अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू 1 प्लस ई कॉस 0, ई कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इक्वल टू 1 प्लस ई आ जाएगा। तो एल अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू 1 प्लस ई, तो 1 अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ई अपॉन आर। इसको हमने इक्वेशन 8 डाल दिया फ्रेंड्स। अब हम 1 अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू यदि इस इक्वेशन 7th में पुट करें, जहाँ आर मिनिमम है, यहाँ पे हम इक्वेशन पुट करें तो 1 अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू हमारी 1 प्लस ई अपॉन एल होगी, क्योंकि जो एल है हमारा ये डेनोमिनेटर में आ जाएगा इस ओर। तो जब पुट करेंगे वैल्यू तो ई इक्वल टू 1 हाफ एम एच स्क्वायर 1 प्लस ई अपॉन एल का होल स्क्वायर माइनस डी एम एम अपॉन एल 1 प्लस ई, तो ई इक्वल टू हाफ एम एच स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने एल की वैल्यू पुट कर दी फ्रेंड्स, एच स्क्वायर अपॉन जी एम जो कि थी, इसे यहाँ पे इस टर्म में भी हमने एल की वैल्यू पुट कर दी। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ गई फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाफ, अब ये जो हमारा ई इक्वल में था यहाँ पर, तो इसको हम इस साइड ले गए, नेगेटिव बना लिया, माइनस ई इक्वल टू 0, दोनों टर्म्स जैसे कि तैसे। अब ये जो इक्वेशन हमारी फ्रेंड्स आई है, इसको अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सो रही है, जो कि 1 प्लस ई के फॉर्म में है, 1 प्लस ई का होल स्क्वायर 1 प्लस ई, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म अगर हमको कंसीडर कर लें तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करके हम 1 प्लस ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मेथड हमें मालूम है कि यदि इक्वेशन हमारी है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए एक्स इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हमारा b की वैल्यू है ये टर्म, 1 प्लस ई का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा b होगा, और जो a होगा वो होगा हमारा ये 1 प्लस ई का होल स्क्वायर का टर्म कोएफिशिएंट, और ये हमारा c। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तीनों की वैल्यू, तो 1 प्लस ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ b की वैल्यू ये है, ये पुट किया हमने, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस भी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि माइनस यहाँ पर पहले से है, और
इस फॉर्मूले में हम माइनस बी रखते हैं पहले, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर इसके स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस पहले से एक था तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से होने लगी, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 1/2, एक a में हमारा 1/2 है तो 1/2 की से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम इन दोनों को अलग अलग लिख लें, GMF स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये जो LCM लिखा हुआ है, अब इसको हम अलग अलग लिख दें तो हमारे ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा, 1 प्लस ई का वैल्यू। अब ये 1 इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 इसको इस साइड ले जाएं या इसको इस साइड ले जाएं तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये बचेगा। तो ये एक टर्म इक्वल टू, इसको हम यदि स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर ले लें तो ये टर्म कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। फिर से हम इन दोनों को अलग अलग कर लें तो ये दोनों एक ही जैसे दिखाई देंगे हमें, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो दूसरा टर्म है वो कुछ इस तरीके से शो होगा। तो ई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2e एच स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर एम स्क्वायर स्मॉल एम, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, अब इसका जो ई को हम इसको होल स्क्वायर कर दें तो ये ई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू ये आएगी। अब इस 1 को हम इस साइड ले जाते हैं तो ई स्क्वायर माइनस 1। तो अब यदि हमें वैल्यू चाहिए थी काय की, ई की एनर्जी की वैल्यू चाहिए थी हमें, टोटल एनर्जी की, तो ई के टर्म में ले लेते हैं, बाकी सब टर्म्स को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से शो होगी, ई इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर एम स्क्वायर एम अपॉन 2h स्क्वायर। तो ई इक्वल टू ये, इसको हम यहाँ पर इस टर्म में हम इस टर्म से हम माइनस कॉमन लेंगे तो 1/1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा। और हम देख पा रहे हैं जब माइनस कॉमन है तो यानी कि वैल्यू नेगेटिव होगी, और हम जानते हैं यदि इफ ई लेस देन 1, एसेंट्रिसिटी को हमने कैपिटल ई के फॉर्म में लिया था और ये लेस देन 1 है यानी कि नेगेटिव है, तो 1 से लेस होगी ही। तो द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इज नेगेटिव एंड ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज क्लोज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो जो ऑर्बिट होगी इस तरीके से हमें प्रूव कर दिया कि जो प्लैनेट की ऑर्बिट होती है वो क्लोज्ड होती है और इलेप्टिकल ऑर्बिट की फॉर्म में होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कोई ऑफिशियल टीचर नहीं हूँ, ना मैं कोई प्रोफेसर हूँ, तो मेरी वीडियोज़ में मिस्टेक्स हो सकती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैं कोई ऑफिशियल टीचर हूँ जब भी वो मेरे चैनल पर आते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई टीचर या प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं BSc फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ जो खुद जितना समझ जाता है उतना ही आपको समझाने का प्रयास करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।